हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो 1 से 4 तक आपके संघ और उसके राज्य क्षेत्र थे जिसको हम लोग देख चुके हैं। तो आज आपको कौन सा टॉपिक देखना है तो देखिएगा, आज हम देखेंगे नागरिकता। यानी 1 से 4 अनुच्छेद हम लोग कर चुके थे संविधान के, तो उससे आगे करेंगे 5 से 11। देखिए चलिए आगे देखते हैं नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता क्या है? हम किसी देश में रहते हैं, उसका प्रमाण पत्र है कि हम इस देश के नागरिक हैं। तो भारतीय नागरिकता के बारे में क्या क्या बातें हैं, यह संविधान के भाग 2 में दिया हुआ है। भाग पूरे कितने हैं? भाग टोटल 22 हैं। कितने हैं? भाग टोटल 22 हैं। और अनुच्छेद 5 से 11 में दिया हुआ है। और 1 से 4 अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है? तो 1 से 4 अनुच्छेद में आपके संघ और उसके राज्य क्षेत्र दिए हुए हैं, जिसको मैंने पढ़ा दिया है। तो 5 से 11 में आपको नागरिकता मिलेगी। भारतीय नागरिकता को हमने किसके संविधान से लिया हुआ है? तो इंग्लैंड के संविधान से लिया हुआ है। सारे पॉइंट आपके एक एक करके बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक तो आपको भारतीय नागरिक मिलेंगे, एक आपको विदेशी लोग मिलेंगे। विदेशी लोग कैसे रहते हैं? मान लीजिए कोई कार्य क्षेत्र में संलग्न है, यहाँ पर इस तरीके से लोग बगाते जाते रहते हैं। भारतीय नागरिकों को भारत के सारे अधिकार सिविल और राजनीतिक प्राप्त होते हैं। जो हम भारत के नागरिक हैं, हमें सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। हम चुनाव लड़ सकते हैं, हम किसी भी सरकारी पोस्ट पर सरकारी नौकरी में बैठ सकते हैं, लेकिन ये सारे अधिकार आपके विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरी ओर विदेशी दूसरे देश के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी राजनीतिक और आपके जो है सिविल अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। एक तो आपका जन्म के आधार पर हम भारतीय नागरिक बन सकते हैं। दूसरा क्या है? हमारा वंश के आधार पर हम भारतीय नागरिक बन सकते हैं। तीसरी बात है आपका रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण के आधार पर हम भारतीय नागरिक बन सकते हैं। पंजीकरण के बाद अगर देशीयकरण चलेगा, यानी नेचुरलाइजेशन, यानी प्राकृतिकरण से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई क्षेत्र हमारे देश में शामिल होता है तो भी हम फिर उन लोगों को पूरा भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो वो आपके 5 तरीके हो गए। भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली हमने 5 तरीके से। अब भारतीय नागरिकता को समाप्त करने की भी 5 तरीके होते हैं समाप्ति के। एक तो आप स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं कि आप चाहें कि नहीं, मुझे कनाडा का या इंग्लैंड का या अमेरिका का या कहीं का भी नागरिक बनना है और मैं भारत की नागरिकता अपने आप से खुद से सेल्फ इसको समाप्त करना चाहता हूं, तो आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे और आपकी नागरिकता स्वेच्छा से त्याग कर दी जाएगी। और एक बर्खास्त करके, यानी आपको बर्खास्त कर दिया जाए नागरिकता से। और तीसरा आपको बिल्कुल से वंचित कर दिया जाए। बर्खास्त में क्या है कि अगर आप फिर से लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन वंचित में क्या रहेगा, आपको एकदम कुत्ते की तरह यहाँ से भगा दिया जाएगा और फिर दूसरी बार आप कभी भी भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे। भारतीय नागरिकता का प्रकार एकल नागरिकता है। तो ये भारतीय नागरिकता का प्रकार एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता क्या है कि अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पे 2 नागरिकताएं होती हैं। एक व्यक्ति के पास 2 नागरिकताएं। 2 नागरिकताओं का मतलब ये नहीं कि उनके पास 2 देश की नागरिकता हो। 2 नागरिकता का मतलब होता है कि एक तो उनके देश की नागरिकता होगी, है ना। देश से मतलब एक तो अमेरिका की नागरिकता होगी कि भाई वो इंसान कहाँ का, अमेरिका का नागरिक है। दूसरे उसके पास जो पर्चा होगा नागरिकता का वो होगा आपका, जैसे मान लीजिए वो कैलिफोर्निया राज्य से बिलोंग करता है तो उसके पास दूसरा पर्चा क्या होगा कि वह कैलिफोर्निया का नागरिक है। और लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि पहले हमने क्या किया, पहले तो हमको एक बोर्ड मिला जिसमें क्या लिखा होगा, हम भारतीय नागरिक हैं। और दूसरा हमको एक बोर्ड मिला, उसमें लिखा होगा क्या, हम पंजाब या फिर यूपी बिहार के नागरिक हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। निवासी हो सकते हैं, पंजाब के निवासी, यूपी के निवासी, बिहार के निवासी और कोई भी केरल का निवासी हो सकता है। लेकिन ऑल इंडिया जितना भी हमारा पूरा देश है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, या फिर उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, कोई भी भारत हो, हम पूरे भारतीय को सिर्फ एक प्रमाण पत्र मिलता है नागरिकता का, वो होता है आपका भारतीय नागरिक, है ना। राज्य का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। तो एकल नागरिकता ये कहलाती है कि ओनली हमें देश की नागरिकता मिलेगी, ना कि राज्य की। और द्वि नागरिकता आपकी कहलाती है कि हमें एक तो देश की नागरिकता मिलेगी और दूसरा पर्चा जो हमें मिलेगा उस पर लिखा होगा कि हम किस राज्य के नागरिक हैं। चलिए तो देखिए आगे। एकल नागरिकता है, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो वो है आपका ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड के। इंग्लैंड में भी आपको एकल नागरिकता देखने को मिलेगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन अब जब अमेरिका में जाएंगे
तो वहाँ पे आपको द्वि नागरिकता का प्रावधान देखने को मिलेगा। चलिए इसके और पॉइंट देखते हैं। आगे देखिएगा, भारतीय अधिनियम, देखिए इधर पे नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। देखिए नागरिकता आपकी लागू कब हुई? तो देखिए जब हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान पूरी तरीके से आपका 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, और 1950 में लागू हुआ और तभी से आपकी नागरिकता लागू हो गई। तो देखिए कोई भी चीज़ है उसमें ऐसा तो है नहीं वो पूर्ण परफेक्ट रूप से पूरी तरीके से बिल्कुल एकदम सही है, बिल्कुल फिट बैठ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे उसमें कमियां आती हैं और फिर उसमें सुधार किया जाता है। तो हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हो गया, और इसी के साथ साथ नागरिकता भी इसी लागू हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए नागरिकता संविधान का ही हिस्सा है, क्योंकि 5 से 11 में दिया हुआ है, तो पूरी तरीके से आपके आर्टिकल भी पूरी तरीके से लागू हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा फिर क्या हुआ आगे हमें समझ में आया कि इसमें भाई बहुत सारी कमियां हैं। नागरिकता के जो हमने प्रावधान रखे हुए हैं, जो हमने क्राइटेरिया रखे हुए हैं, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो फिर एक नागरिकता अधिनियम 1955 आया। नागरिकता अधिनियम 1955 पूछा जाता है कि कब आया, नागरिकता अधिनियम कब आया? तो 1955 में आया, और इसमें बताया गया कि नागरिकता को हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और उसकी किस तरीके से समाप्ति हो सकती है, इस चीज़ के उपबंध दिए गए। और इस बिल में आते जाते हर बार संशोधन किया गया, और संशोधन के जरिए जहाँ जहाँ हमें कमी लगी उसको सुधारा गया। तो अभी हाल ही में इसका 2019 में भी संशोधन इसमें एनआरसी के लिए हुआ था। चलिए देखिए आगे, नागरिकता अधिनियम में पहला संशोधन 1986 में माना जाता है। 1955 में अधिनियम आया कि किस तरीके से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से हम नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं, इसके सारे उपबंध इसमें दिए गए। लेकिन इसमें संशोधन हुआ 1986 में, इसमें संशोधन स्टार्ट हुए। संसद में इसमें पूछा जाता है कि पहला संशोधन 1955 का जो नागरिकता अधिनियम आया था वो कब हुआ? तो 1986। और देखिए ये सारी शक्ति जो नागरिकता को समाप्त करने, नागरिकता को बनाने, ये सारी शक्ति जो है किसको दी गई हैं? तो संसद को दी गई हैं। और संसद में भी ऐसा नहीं है कि संसद का मतलब क्या है, संसद में तो बहुत सारे लोग हैं भाई, संसद में तो पूरा लोकसभा आता है, संसद में पूरा राज्यसभा आता है, संसद में पूरे राष्ट्रपति के अधिकार आते हैं, है ना, और संसद में पूरा आपकी जो मंत्रिपरिषद है वो भी आते हैं। तो ऐसा ही कोई एक व्यक्ति ही होगा ना कि जो नागरिकता के लिए प्रावधान बनाता होगा बैठ के उधर पर। तो हमारा जो गृह मंत्रालय है यानी होम मिनिस्ट्री नागरिकता के लिए सारे कार्य करती है। चलिए देखिए आगे, जैसे आप पंजीकरण के द्वारा नागरिकता को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो पंजीकरण जो आपका पर्चा भरा जाएगा, वो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन पर्चा कहाँ जाएगा? तो वो आपका गृह मंत्रालय में जाएगा, वहीं से इशू होगा कि आपको नागरिकता मिल रही है नहीं मिल रही है। चलिए देखिए आगे, अब देखिए अनुच्छेद 5 से 11 तक उसमें दिए हुए हैं संविधान में नागरिकता के बारे में। तो अनुच्छेद 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या दी हुई है। संविधान इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 5 में कि जब संविधान लागू हुआ उस समय पर नागरिकता के क्या सिस्टम था, उस समय पर नागरिकता का क्या सिस्टम था। तो देखिए संविधान लागू होने की तिथि आपकी कौन सी है? तो 26 जनवरी 1950 है। संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 है, और इसी समय पर आपकी नागरिकता भी लागू हो गई थी। इसमें 3 शर्तें थीं। जो अनुच्छेद 5 है इसमें 3 शर्तें दी गई थी, जिसमें से किसी एक का पूरा होना जरूरी था। क्या था? जिसमें से किसी एक शर्त का पूरा होना जरूरी था। इस चीज़ को याद रखिएगा कि हम कब की बात कर रहे हैं, आज के समय की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं संविधान जब लागू हुआ उस समय पर नागरिकता की स्थिति क्या थी, और उस समय पर हमें नागरिक होने के लिए कौन सी शर्तें पूरी करनी होती थी। तो पहला, उसका जन्म भारत में हुआ हो। आज ये शर्त आपकी काम नहीं करती है कि किसी बच्चे का जन्म भारत में हो गया हो, वो किसी भी देश का हो और यहाँ पे उसकी डिलीवरी हो गई हो तो उसको हम भारत का नागरिक मान लेंगे। आज की डेट में उसको नहीं माना जाता है। तो ये समय कब की बात कर रहा है? जब 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है। माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो आपका वंश हो गया ना, कि माता पिता अगर आपके भारत के हैं और आपका भी जन्म भारत में हुआ हो तो आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को देखिए, पहला तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, तो इसमें एक चीज़ क्या लागू होती थी कि हो सकता है उसके माता पिता भारत के ना हो, ये कमी यहाँ पे रह गई। और दूसरी शर्त इनकी देखी कि माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। मान लीजिए आज के डेट में भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे इंजीनियर से लेके और बहुत सारे डॉक्टर से लेके हर इंसान कहाँ है? अमेरिका और इंग्लैंड में काम कर रहा है। तो क्या माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ है और उनके बच्चे का जन्म वहीं पे अमेरिका में हो गया तो क्या वो भारत का नागरिक होगा? इस चीज़ को हम आगे देखेंगे, लेकिन ये तो पुरानी शर्तें हैं।
तो ये दोनों चीज़ें आप लोग समझिए कि हो सकता माता पिता भारत के ना हो, यानी कोई व्यक्ति घूमने उमने आया और उसका बच्चा भारत में हो गया, हालांकि वो लोग यहाँ के नहीं है, वो लोग इंग्लैंड के हैं, तो क्या उसको भारत का नागरिक माना जाएगा? तो ये शर्त आपकी 26 जनवरी 1950 के टाइम पे लागू हुई थी कि उसका जन्म भारत में हो जाए तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, है ना, और माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, यानी कोई व्यक्ति 1945 से भारत में रह रहा हो तो 26 जनवरी 1950 के बाद उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो 3 शर्तें अनुच्छेद 5 में बताई गई थी और ये तब की थी जब संविधान लागू हुआ था, उस समय पर नागरिकता प्राप्त करने की ये 3 शर्तें बताई गई थी। चलिए देखिए आगे अनुच्छेद 6। आज की डेट में अनुच्छेद 5 का कोई महत्व नहीं है। अनुच्छेद 6 देखिए, कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, उस समय पर जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो स्थिति क्या थी? कुछ लोग भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आते जाते रहते थे कि भाई वहाँ पे मारकाट हुई, हिंदू लोग हैं, पाकिस्तान में मारकाट हुई तो भाग के वो लोग भारत आ गए, या फिर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई भारत में तो वो भाग के पाकिस्तान चला गया। तो इस तरह की कुछ स्थितियाँ पनप रही थी, तो अनुच्छेद 6 लाया गया। उसमें बताया गया कि कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आ रहा हो तो उसको हम नागरिकता किस प्रकार से देंगे। इनमें 2 शर्तें लागू की गई, जिनमें से एक का पूरा होना जरूरी था। अनुच्छेद 6 में 2 शर्तें बताई गई, जिसमें से कहा गया कि यदि एक शर्त पूरी हो जाए तो हम आपको भारत का नागरिक मान लेंगे। तो इन्होंने बताया यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया हो, पाकिस्तान से भारत आना, विभाजन कब हुआ हमारा? तो विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947। अब देखिए इस चीज़ को, और परमिट जारी हुआ एक कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई को एक परमिट जारी किया गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया हो, 19 जुलाई 1948 से पहले जब भारत में आ गया हो, क्योंकि देखिए हो सकता 15 अगस्त, देखिए 15 अगस्त 1947 जब भारत विभाजन हुआ, हो सकता कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया, बहुत सारे व्यक्ति गए, हो सकता क्या है बहुत सारे व्यक्ति गए, तो बहुत सारे व्यक्ति जब पाकिस्तान भाग गए 1947 में और उनको वहाँ से प्रॉब्लम हुई, तो 1 साल के अंदर लगभग 15 अगस्त से 19 जुलाई 1 साल है, और उनको लगा कि अब हमें भारत जाना चाहिए क्योंकि भाई यहाँ पे पाकिस्तान पे तो हमारा बहुत ही सिस्टम बिगड़ रहा है, ना तो हमको खाने को है ना ही रहने को। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने सोचा कि अब हम भारत जाएं। तो एक परमिट जारी हुआ, परमिट की डेट थी 19 जुलाई 1948। क्या डेट थी? 19 जुलाई 1948। तो कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान चला गया है और वो भारत आ रहा है, कब से? 19 जुलाई 1948 के पहले, समझिए इसको, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले वह पाकिस्तान से भारत आ गया तो वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद एक परमिट जारी किया गया, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया तो वह नागरिक के रूप में तभी माना जाएगा जब 6 माह तक भारत में निवास कर लेगा। कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद बॉर्डर लाइन जब क्रॉस करा तो वहाँ पे कुछ अधिकारी मिले होंगे, वहाँ पे कुछ अधिकारी बैठे होंगे, उन्होंने पंजीकरण किया है ना, और उसको बोला एक परमिट जारी हो गया है 19 जुलाई 1948 से। अब क्या किया? 6 माह तक उसे रहना होगा। पहले क्या था कि 19 जुलाई 1948 के पहले अगर वो एंट्री कर लेता है तो कुछ नहीं करना था, वो सीधा भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर उसने एंट्री की तो उसको 6 माह तक भारत में निवास करना होगा और इस परमिट के जरिए उसको आगे नागरिकता मिल जाएगी। तो अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 5 क्लियर हो गए होंगे। चलिए देखिए अनुच्छेद 7। अब अभी क्या देखा था हमने कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से डायरेक्ट भारत आया, ठीक है। अब इस चीज़ को देखिए कि कोई व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गया और फिर भाई वापस आ गया। इस चीज़ को समझिएगा कि भारत से पाकिस्तान चला गया कोई व्यक्ति, उसमें क्या था कि हो सकता बहुत सालों से भारत पाकिस्तान में रह रहा हो और वहाँ बाद में उसको प्रॉब्लम हुई तो भारत आ गया। अब क्या हुआ, जल्दी जल्दी में कोई व्यक्ति क्या हुआ, भारत से पाकिस्तान चला गया और फिर वापस भारत आया। कोई व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया। अब इसमें डेट देखिए, उसमें क्या था कि कोई भी समय पाकिस्तान का व्यक्ति हो और भारत एंट्री करेगा तो उसको हम भारत का नागरिक मानेंगे, है ना। लेकिन अब इसमें क्या है अनुच्छेद 7 में कि कोई व्यक्ति जो 1 मार्च 1947, हम आज़ाद कब हुए? 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली और 1 मार्च की बात कर रहा है कि अगर 1 मार्च से 15 अगस्त 1947, देखिए 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया, कोई व्यक्ति 1 मार्च के बाद 1947 में भारत से पाकिस्तान चला गया लेकिन बाद में फिर भारत वापस आया,
मान लीजिए 1 मार्च के बाद उसने सोचा भाई हम तो पाकिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता है क्या भारत तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंटने वाला है। तो अब उसको लगा कि नहीं हमें तो पाकिस्तान में अच्छा लगेगा, तो वो पाकिस्तान चला गया। लेकिन वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुई, 15 अगस्त 1947 के बाद लोगों को मारा गया, है ना। तो उसने क्या सोचा कि अब फिर से वापस भारत आना है। तो इसके बाद भारत से पाकिस्तान गया, लेकिन बाद में फिर भारत में वापस आ गया। भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन भारत में पंजीकरण कराने के बाद 6 माह तक उसको निवास करना होगा। क्लियर हो गई बातें कि डेट का क्राइटेरिया है 6 और 7 में। चलिए देखिए 8 अनुच्छेद 8 देखिए, भारतीय मूल के वह लोग जो भारत से बाहर रह रहे हो। भारतीय मूल के कुछ लोग भारत से बाहर, वो तो आज भी रहते हैं। देखिए इंडिया के लोग आपको दुबई में मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट नहीं, आपका जो जितना भी ऑयल वाली कंट्री है यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। अरब देश हैं, अमेरिका में मिल जाएंगे, इंग्लैंड में मिल जाएंगे। तो आज की डेट में भी लोग भारत से बाहर रह रहे हैं, भारत के लोग, है ना। और उस समय पर भी भारत के लोग भारत से बाहर रह रहे थे। तो क्या उनको नागरिकता प्राप्त होगी? वो तो भारत में है ही नहीं, है ना। भारतीय मूल के वह लोग जो भारत के नागरिक रह रहे हों, बाहर रह रहे हों, उनका बच्चा भारत का नागरिक होगा। देखिए जब माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं, हालांकि वो यहाँ पे नहीं है, अमेरिका में रह रहे हैं, तो फिर भी उनका बच्चा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के दायरे में आएगा। यह अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। चलिए देखिए आगे 8 हो गया। 9 देखिए, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। मान लीजिए आप गए हो, आपने कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो अब 2 देश की नागरिकता तो आपके पास एक साथ हो नहीं सकती कि 2 देश की नागरिकता आपको एक साथ मिल जाए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं आप लोग, दुनिया भर में एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं आप लोग। अगर आपने 2 देश की नागरिकता ग्रहण कर रखी है तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। तो अनुच्छेद 9 में यही दिया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण करता है तो वह भारत का नागरिक अपने आप ही खत्म हो जाएगा, भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 10 में देखिए, भारतीय नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कोई विधि लागू करके नागरिकता समाप्त ना करे। अब मान लीजिए कोई एक पर्सन है और ऐसे पर्सन से, देखिए मान लीजिए एक ये पर्सन है ना, एक ये पर्सन है और इसकी लड़ाई हो गई किसी नेता से, नेता मंत्री से जो कि संसद में बैठता है। अब उसको गुस्सा आया, उसने क्या सोचा कि मैं इस पर्सन की, ये आम व्यक्ति है ना, और ये क्या है, ये संसद में बैठा नेता है। अब इस नेता ने सोचा कि मैं कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके क्या करूं, इसकी नागरिकता समाप्त करा दूं। इसने ऐसा सोचा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। भारतीय नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कोई विधि लागू करके नागरिकता समाप्त ना कर सके। यानी कुछ ऐसा ना हो, मान लीजिए कुछ ऐसा, मतलब जैसे आपने किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर ली, आपने स्वेच्छा से नागरिकता खत्म कर ली इंडिया की, या फिर आप बात करें कि आपने कोई ऐसी आतंकवादी गतिविधि कर दी तो आपको वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से। या आप देखिए आतंकवाद देश के साथ आप रह रहे हैं या आप भारत में रह के उसका साथ दे रहे हैं तो आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की कुछ शर्तें लागू होंगी जिससे आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। कोई बेवजह आपकी नागरिकता समाप्त नहीं कर सकता कि कोई संसद में बैठा व्यक्ति सोचे कि भाई हम तो जुगाड़ तुगाड़ करके इससे हमारी लड़ाई झगड़ा है और हम इसकी नागरिकता खत्म करा दें इस आम आदमी की, तो इसको तो देश से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। तो भाई इसकी तो कोई गलती ही नहीं, इसकी गलती क्या है कि उसकी नेता से लड़ाई हो गई, तो वो नेता इस तरीके की कार्यविधि करेगा तो उससे उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। तो कुछ ना कुछ विधि लागू होगी तब जाके नागरिकता समाप्त किया जाएगा। अनुच्छेद 11 में देखिए क्या दिया हुआ है, नागरिकता के बारे में सभी जो अधिकार हैं वो संसद को दिए गए हैं, और नागरिकता को समाप्ति और प्राप्त करने के अधिकार। कुछ भी हमें नागरिकता से संबंधित जो चीज़ें हैं वो हमें करनी है तो हमें क्या करना होगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे हम लोग, हम पुलिस विभाग में नहीं जाएंगे, हम लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, तो वो जो भी पंजीकरण वगैरह होता है तो वो आपका कहाँ से होता है, तो वो आपका सारा संसद से होता है। संसद में भी कोई एक पर्सन बैठेगा, पर्सन का मतलब जो गृह मंत्रालय है, ये सारा होम मिनिस्टर जो है, होम मिनिस्ट्री के तहत सारा कुछ आता है कि जो भी नागरिकता की समाप्ति या प्राप्त करने के अधिकार हैं, जो भी नागरिकता से संबंधित चीज़ें हैं वो सारी गृह मंत्रालय के द्वारा की जाएंगी। चलिए देखेंगे नागरिकता प्राप्त करना, तो ये तो हो गया आपके 5 से 11 तक के मैंने आपके पूरे अधिकार समझा दिए हैं कि किस तरीके के क्या अधिकार हैं। अब इस चीज़ को समझिएगा कि नागरिकता को हम प्राप्त कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, नागरिकता के लिए कौन से अधिनियम लाए गए, नागरिकता को हम समाप्त कब कर सकते हैं, नागरिकता
को प्राप्त करने की क्या आपके क्या है, क्या क्राइटेरिया हैं, क्या उसमें शर्तें लागू होगी, आपको कितने साल रहना पड़ेगा, बच्चा कहाँ पैदा होगा, बच्चा कहाँ नहीं पैदा होगा, किस देश में होगा, उसके माता पिता कहाँ के होंगे, किस तरीके से आप लोग नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इस चीज़ को, तो ये रहेगा आपका। देखिए नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। कितने पूछे जाते हैं एग्जाम में कि प्राप्त करने के और समाप्त करने के, तो प्राप्त करने के 5 हैं और समाप्त करने की 3 हैं। तो देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में आया। ये जो आपके 5 तरीके हैं जो नागरिकता अधिनियम 1955 में आया है उसमें दिए हुए हैं। पहला तो है आपका जन्म से, और दूसरा है आपका वंश के आधार पर, तीसरा है आपका पंजीकरण द्वारा, चौथा है आपका देशीयकरण से, पांचवा है आपका क्षेत्र के मिलने के आधार पर। तो देखिए इस चीज़ को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। जन्म से, भारत में जन्मा व्यक्ति जन्म से कब नागरिक माना जाएगा, तो भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। भारत में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो भारत का नागरिक होगा। अब इस चीज़ को आप लोग गौर करिएगा कि मान लीजिए कोई कपल है, या मतलब जो लेडी प्रेग्नेंट है वो ताजमहल देखने आती है, वो खजुराहो के मंदिर देखने आती है, वो कहीं भी मतलब भारत में बिहार में नालंदा वगैरह में देखने जाती है, अगर वो प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा यहाँ पे हो गया तो क्या वो भारत का नागरिक माना जाएगा। खुद सोचिए कोई अमेरिका का पर्सन आता है और वो लेडी प्रेग्नेंट है और यहाँ पे उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो क्या वो भारत का नागरिक माना जाएगा वो बच्चा। वो लोग सिर्फ 10 दिन के लिए घूमने आए तो उनका बच्चा क्या भारत का नागरिक हो जाएगा। तो ये प्रावधान पहले था कि भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अब इससे क्या होता था कि जो हमारे दुश्मन देश हैं, तो दुश्मन देश को प्रेग्नेंट लेडी यहाँ पे आ गई और उसका बच्चा यहाँ पे हो गया तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, यानी आतंकवाद भरा हुआ है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आतंकवाद ही फैलाएगा। तो इस चीज़ को कुछ बदला गया, इस चीज़ में सुधार किया गया इस कानून में। इसके बाद कानून में सुधार किया गया और बताया गया कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इस चीज़ को बोला गया कुछ सालों बाद कि माता पिता में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अब इसमें भी प्रॉब्लम हो गई। अब इसमें क्या हुआ कि कोई व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा मूवीज में दिखाया जाता है कि एक आदमी जो है, मतलब मैन जो है आता है, मैन क्या करता है, आया और उसने यहाँ पे भारत में रह के या फिर पाकिस्तान में जैसे जासूस टाइप के लोग रहते हैं तो आतंकवाद फैलाने के हिसाब से आ जाएंगे, भारत में आ गए। अब वो लड़का आया, पढ़ने के हिसाब से आया, किसी भी तरीके से आया है ना, तो उसने क्या किया, यहाँ किसी लड़की से शादी कर ली। तो अब क्या वो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा, क्योंकि वो लेडीज कहाँ की है, वो लेडी तो भारत की है। तो इससे भी तो आपका आतंकवाद ही फैलेगा, क्योंकि उसका पिता तो पाकिस्तान का है, तो उसका माइंड सेट तो उसी प्रकार से कर दिया जाएगा बच्चे का, तो वो भी आपका आतंकवाद ही फैलाएगा। इसके बाद क्या हुआ आगे, फिर इसमें सुधार किया गया और जाके 2003-04 में इसमें सुधार हुआ, कानून में फिर से सुधार किया गया और बताया गया कि माता पिता दोनों बच्चे के जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो, कि दोनों में से एक भारत का नागरिक हो, माता या पिता में से दोनों में से एक भारत का नागरिक हो। और उनमें से ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी बात उसको वैध प्रवासी होना चाहिए, यानी वैलिड होना चाहिए। उसको वैलिड होना चाहिए कि भाई वो दूसरा पर्सन जो है, मान लीजिए माता यहाँ की है, पिता यहाँ का नहीं है, तो पिता अगर मान लीजिए अमेरिका का है तो अमेरिका का उसको वैलिड नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है उसमें कुछ ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए कि जो आतंकवाद से जुड़ी हों। तो इस तरीके से तब जाके वो बच्चा भारत का नागरिक बनेगा। तो ये कानून पूरी तरीके से इधर तक सुधर चुका है। और बच्चा जो है वो देखिए, शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। चलिए देखिए आगे कि भाई कोई पाकिस्तान अभी इस समय पर आया और उसने बोला नहीं भाई मैं तो यहाँ पे 7 साल ठहर गया, क्योंकि यहाँ का क्राइटेरिया हमें 7 साल रहना पड़ता है, यहाँ पर उसने फैलाया आतंकवाद। 7 साल रहना कौन सी बड़ी बात है, ये लोग तो जिंदगी काट देते हैं, है ना, पूरी जिंदगी निकाल देते हैं बचपन से बड़े होने तक, और यहीं पे मर जाएंगे, लेकिन आतंकवाद फैलाने से नहीं मानेंगे। अब देखिए वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर तो हमने देख ली कि जन्म के आधार पर किस प्रकार से नागरिक बनाया जाता है। वंश के आधार पर देखिए, कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो और उसके जन्म के समय उसके पिता भारत का नागरिक, ये टाइपिंग मिस्टेक है, भारत का नागरिक हो तो बच्चा भी भारत का नागरिक माना जाएगा। मान लीजिए कोई यहाँ का व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है और उसका पिता भारत का नागरिक है, पिता इंजीनियर है और वो जाके अमेरिका में काम कर रहा है, उसका बच्चा वहाँ पे हुआ अमेरिका में, तो उसके बच्चे को भी अधिकार है कि वो भारत का नागरिक बन सकता है आगे चल के। लेकिन इसमें ये हुआ कि इन्होंने बोला ओनली पिता, तो क्या माता अगर भारत की नागरिक है तो उसको भारत का उसके बच्चे को नहीं माना जाएगा क्या? तो ये तो समानता के अधिकार का हनन हो गया। तो फिर 1992 में संशोधन किया गया। उसके बाद यदि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो बच्चा जो है भारत का नागरिक माना जाएगा।
तो ये वंश के आधार पर नागरिकता रही आपकी कि पहले पिता के आधार पर मानी गई और फिर 1992 में पिता के आधार पर 1955 से मानी गई, क्योंकि 1955 से ये चीज़ें लागू हुई थी, है ना। तो 1992 में फिर संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद बताया गया कि माता या पिता में से कोई में से एक भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है और वैलिड तरीके से, हर जगह देखिए कि वैलिड बिल्कुल जरूरी है वैलिड होना। ऐसा नहीं कि आप आतंकवादी हैं और वो पिता हैं या माता हैं तो आपके बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी, नहीं। या आप फर्जीवाड़े से यहाँ पे आए हुए हैं और आपके बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या है कि पूरे वैलिड तरीके से अगर आप हैं भारत के नागरिक तो आपके बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। चलिए देखिए, पंजीकरण द्वारा, तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा कोई व्यक्ति जो पिछले 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो और उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो क्या करेगा वो पंजीकरण के द्वारा, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेगा, होम मंत्रालय के द्वारा पूरी जांच की जाएगी, होम मिनिस्ट्री के द्वारा पूरी जांच की जाएगी और उसको पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। और उसमें देखा जाएगा कि भाई कोई आतंकवादी गतिविधि तो नहीं है, इनवैलिड तो नहीं है इसकी नागरिकता, कि भाई ये कहाँ का नागरिक है ये व्यक्ति, बताओ कि भाई अमेरिका का है, पाकिस्तान का है, उस चीज़ को सारी चीज़ें देखी जाएंगी। प्राकृतिक रूप से देखिए, प्राकृतिक रूप से ऐसे देश से संबंधित ना हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिकता नहीं बन सकता, नागरिक नहीं बन सकता। कोई ऐसा व्यक्ति मान लीजिए इस समय पर जैसे पाकिस्तान के लोग हैं वो यहाँ पे आए, ठीक है, और हमारा शत्रु देश है और शत्रु देश के थ्रू कोई आया पर्सन यहाँ पर रह गया और उसने बोला प्राकृतिक रूप से हम यहाँ की नागरिकता या पंजीकरण से यहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे, तो वो नहीं होगा। पूरी जांच प्रक्रिया करी जाएगी। पहली बात तो 10 साल से भारत में रह रहा हो, अनुसूची 8 में उल्लिखित भाषाओं में कुछ भाषाओं का उसको ज्ञान हो। अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं में से आपको कुछ भाषाओं का, यानी मान लीजिए आप चाइना से चले आए, ठीक है, या चाइनीज या मंदारिन, वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है, मंदारिन है, मंदारिन बोलते हैं आप लोग, तो चिंग चांग करते रहेंगे यहाँ पे, किसी को कुछ समझ में आएगा नहीं। फिर हम लोगों को क्या फ़ायदा कि मान लीजिए भारत देश का उसमें क्या फ़ायदा है, जब भारत देश का कोई फ़ायदा नहीं है तो हम लोग क्यों आपको नागरिकता प्रदान करेंगे। तो वही चीज़ बताई गई है कि या तो वो व्यक्ति देखिए यहाँ पर, या कि 10 साल से वो व्यक्ति यहाँ पर रह रहा हो और इसके अलावा अनुसूची 8 में उल्लिखित उसको भाषाओं को, अनुसूची 8 की भाषाओं का उसको ज्ञान होना चाहिए, कुछ भाषाओं का, सब नहीं बल्कि कुछ भाषाओं का। ऐसे उसमें 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं को तो मान लीजिए नॉर्थ में हम लोग रहते हैं, यूपी बिहार में हम लोग रहते हैं, तो क्या हमको तमिल तेलुगु आती है, नहीं आती है ना। तो कुछ भाषाओं, 1-2 भाषाओं को उसको, जैसे हिंदी अंग्रेजी, इस प्रकार से कुछ भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। और इसके अलावा उसमें उसे निपुण होना चाहिए किसी ऐसे क्षेत्र में जो हमारे काम का हो, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में तो भाई वो वैज्ञानिक मिलेगा। मान लीजिए अमेरिका का वैज्ञानिक है, उसको देश पसंद आ गया, उसको भारत की नागरिकता लेनी है, तो हम लोगों को क्या जाएगा, हम लोगों का फायदा है कि भाई वैज्ञानिक है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, हम लोग उसको नागरिकता दे देंगे, आगे चल के वो हमारा ही नाम रोशन करेगा कि भाई भारत का नागरिक है और उसने भारत के लिए यह कार्य बहुत अच्छे किए हैं। दर्शन शास्त्र में उसे होना चाहिए, हो सकता वो दर्शन शास्त्र में हो सकता है, विज्ञान में हो, कला का ज्ञान हो सकता है, उसको साहित्य का ज्ञान हो सकता है, म्यूजिक का ज्ञान हो सकता है, किसी न किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता हो जिससे हमें कुछ फायदा हो, तो हमें उसको नागरिकता देने में क्या ही प्रॉब्लम होगी, तो हम उसको आसानी से नागरिकता दे देंगे। तो हो गया आपका प्राकृतिक रूप से नागरिकता देना। अब देखिए क्षेत्र समाविष्टि नंबर 5 पे हम किस प्रकार से नागरिकता देते हैं। तो क्षेत्र समाविष्टि यानी कि कोई क्षेत्र उठा के हमने भारत में मिला लिया तो उस क्षेत्र के लोगों को हमें नागरिकता देनी पड़ेगी। कोई क्षेत्र भारत में शामिल हो तो उस क्षेत्र के लोगों को भारत की नागरिकता हमें देनी पड़ेगी। 1962 में जैसे पांडिचेरी के लोगों की नागरिकता के आदेश जारी किए गए थे, है ना। तो देखिए जैसे जैसे 1961 में हम लोगों ने गोवा को शामिल किया पुर्तगालियों से छुड़ाकर, तो उनको नागरिकता देनी पड़ी, है ना। तो ऐसे असम का भी क्षेत्र हमने भारत में प्रवेश किया, 1966 में कुछ ऐसी स्थितियां रहीं तो भी उन लोगों को भी हमें नागरिकता देनी पड़ी थी। तो अगर कोई क्षेत्र हमारे देश में शामिल होता है, कल की डेट में पूरा पाकिस्तान हमारे देश में शामिल हो जाए, फिर से हम भारत पाकिस्तान एक हो जाए, तो पूरे पाकिस्तान के लोगों को हमें नागरिकता देनी पड़ेगी। मान लीजिए नेपाल भूटान भी हमारे देश में शामिल हो जाए तो हमें उनको पूरे को नागरिकता देनी पड़ेगी। इसके आधार पर कि कोई क्षेत्र हमारे देश में शामिल होता है तो उसको हमें नागरिकता देनी पड़ती है। चलिए देखिए क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, चलिए हो गया आपका। तो देखिए 5 प्रकार हो गए हमारे नागरिकता को प्राप्त करने के। अब कुछ तरीके हैं आपके नागरिकता को समाप्त करने के लिए। तो नागरिकता को समाप्त करने के आपके 3 तरीके हैं। एक कहाँ गया, नीचे लिखा हुआ है, चलिए देखिए। अपनी इच्छा से अगर आप चाहें कि भाई हमें भारत का अब नागरिक नहीं रहना, हम अमेरिका में सेटल हो चुके हैं, अब हमें भारत की नागरिकता त्याग देना चाहिए, हम इंग्लैंड में रह रहे हैं, हम कनाडा में रह रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ पंजाबी आपको देखने को मिलेंगे, अधिकतर पंजाब क्षेत्र का लोग कहाँ जाता है तो कनाडा जाके रहता है और कनाडा में कनाडा की नागरिकता प्राप्त कर लेता है।
तो अब जब कनाडा की उसको नागरिकता प्राप्त हो गई तो यहाँ उसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू, पंजीकरण के थ्रू अपनी नागरिकता वो खुद से ही त्याग कर देगा। दूसरा क्या है, बर्खास्त करके। तो बर्खास्त करके क्या होगा, मान लीजिए आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। कैसे? आपने अमेरिका की नागरिकता ले ली, है ना, आपने अमेरिका की नागरिकता ले ली, अमेरिका में रह रहे हैं, आपने वहाँ की नागरिकता ले ली, और आपने इंडिया की नागरिकता भी ले रखी है। तो अब आपको क्या है, दो देशों की नागरिकता एक साथ तो चल नहीं सकती, तो इंडिया से आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। इंडिया से क्या किया जाएगा, आपको नागरिकता से स्वयं बर्खास्त कर दिया जाएगा, चाहे आप पंजीकरण के द्वारा समाप्त करें या ना करें। अब इसके बाद आता है आपको वंचित करके। वंचित करने का मतलब है कुत्तों की तरह धक्के देके नागरिकता को समाप्त करना, और आप लाइफ में कभी भी दूसरी बार नागरिकता नहीं ले सकते हैं। बर्खास्त करके तो ये है, अगर आप कल के दिन अगर आना चाहें भारत में वापस अमेरिका की नागरिकता समाप्त करके, तो आपको भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। लेकिन वंचित करने का मतलब है भारत से आपको धक्के देके बाहर निकाल दिया गया। अब धक्के देने का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे आतंकवाद गतिविधि फैला रहे हो, या आप देखिए भारत में रह रहे हैं और साथ दे रहे हैं पाकिस्तान का, और यहाँ पे बम बम बढ़िया तरीके से अटैक करवा रहे हैं, तो वो चीज़ भारत के लिए गलत हो जाएगी, भारत के विरुद्ध हो जाएगी। तो इस तरीके से वंचित करके, फर्जीवाड़े तरीके से आपने नागरिकता प्राप्त की हो और आप भारत में रह रहे हो, तो फिर आपको वंचित करके नागरिकता यानी धक्का दे के नागरिकता को समाप्त करवाया जाएगा। तो चलिए, हो गया टॉपिक आपका, कहाँ से 1 से 4 आपके पूरे हो गए अनुच्छेद। इसके बाद आपका 5 से 11 हो गया। अब 12 पढ़ना है हमें, 12 से 36। अब जब 12 से 36 पढ़ेंगी तो इसमें आपका क्या रहता है, इसमें आपको फंडामेंटल राइट्स आते हैं, मूल अधिकार, FR फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए देखिए, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, डायरेक्ट कमेंट कर दीजिएगा, या फिर जो है मैसेज कर सकते हैं आप लोग। पूरे सोशल मीडिया अकाउंट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और टेलीग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो आपको पूरा PDF है, लिखा लिखा है आपको PDF पूरा उसी पर मिल जाएगा। चलिए, हम मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।